अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। साथियों, बेटियों को ईश्वर का दिया हुआ सबसे खूबसूरत उपहार बताया जाता है। वैष्णो देवी से सुदूर कामाख्या देवी के मंदिर तक देवियों के सैकड़ों मंदिर भारत की संस्कृति और समाज से जुड़े माने जाते हैं। महिलाओं को त्याग, सहनशीलता और शर्मीलेपन का ताज पहनाया गया है, लेकिन इसी वजह से हजारों महिलाएं स्वतंत्र भारत में बने कानूनों, उनमें संशोधनों तथा ऐतिहासिक फैसलों के बावजूद अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती हैं। गांवों में ही नहीं बल्कि शहरों में रहने वाली सैकड़ों महिलाओं को जानकारी नहीं है कि उनके साथ होने वाली घटनाएं कानूनी रूप से हिंसा व अपराध हैं। न्याय के मंदिर, भारतीय अदालतों और कानून की लक्ष्मण रेखा तय करने वाली संसद ने महिलाओं के पारिवारिक सामाजिक संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। घरेलू हिंसा हो अथवा दहेज के लिए अत्याचार, पिता तथा पति की संपत्ति में समान अधिकार की बात हो अथवा कार्यक्षेत्र में हुई छेड़छाड़ अथवा यौन उत्पीड़न की घटना हो या मासूम के साथ बलात्कार का अपराध हो, समय समय पर हुए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानूनी फैसलों में महिलाओं को बड़े अधिकार तथा दोषियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है। आइए ऐसे ही ऐतिहासिक निर्णयों के विषय में बनाई गई विशेष वीडियो सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक निर्णयों को जानेंगे जिन्होंने भारतीय महिलाओं की दशा व दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। आज हम जिस मामले की चर्चा कर रहे हैं वह भारत के कानूनी इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला है। यह मामला सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीक के अभ्यास से संबंधित है। जाहिर तौर पर इस संबंध में टेक्नोलॉजी का अत्यंत दुरुपयोग हुआ है और साथ ही लोगों की पितृसत्तात्मक मानसिकता के परिणाम स्वरूप कन्या भ्रूण हत्या की बहुत चौंकाने वाली घटनाएं हुई हैं। इसी कारण इसकी विभीषिका को देखते हुए संसद ने प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994 और बाद में संशोधन करते हुए प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 2003 पारित किया। 2001 एवं 2011 की जनगणना में कहा गया है कि कुछ राज्यों, विशेष रूप से हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में अन्य राज्यों की तुलना में सेक्स रेशियो बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इसका एकमात्र कारण प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्निक थी, जिस पर संसद ने पहले प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा था। सेंटर फॉर इंक्वायरी इन हेल्थ एंड एलाइड थीम्स नामक एनजीओ ने एक जनहित याचिका दायर की। इस जनहित याचिका में स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करने वाले एनजीओ ने बालिका विरोधी लिंग चयन के मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित करने और प्रसव पूर्व लिंग पहचान को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को लागू करने में सरकार की विफलता को चुनौती दी। कोर्ट ने सरकार को इस बात का जवाब देने का आदेश दिया कि उसने समस्या के समाधान के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई हैं। इस याचिका पर निर्णय सुनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फीमेल फोर्टिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु निर्देशित किया। एक सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के गठन के लिए भी बोला, जो अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करे। इस निर्णय के पश्चात ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है और इसके उल्लंघन करने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। सुभाष कट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्ष 2004। यह प्रकरण भारत में साइबर उत्पीड़न का पहला मामला था, जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67 के अंतर्गत इंटरनेट पर अश्लील मैसेजेस पोस्ट करने के संबंध में सजा सुनाई गई थी। मामला फरवरी 2004 में दर्ज किया गया था और एफआईआर दर्ज करने के लगभग 7 महीने की छोटी अवधि में चेन्नई साइबर क्राइम सेल ने कन्विक्शन करवाया था। प्रकरण में एक महिला ने पुलिस में एक व्यक्ति की शिकायत की जो उसे याहू मैसेज ग्रुप में ऑब्सीन, डिफेमेटरी और एनोइंग मैसेजेस भेज रहा था। एक्यूज ने विक्टिम के नाम से कई फेक अकाउंट बना रखे थे और वहां से वह बहुत सारी ईमेल को फॉरवर्ड करता था। पीड़िता को ऐसे लोगों के फोन भी आए जो मानते थे कि वो सेक्स वर्क के लिए सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को उसके कृत्यों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67
आईपीसी की धारा 509 और 469 के अंतर्गत सजा सुनाते हुए निर्णय पारित किया। इस मामले में भारतीय कानून प्रणाली के इतिहास में एक बेंचमार्क स्थापित किया गया, जिसमें किसी व्यक्ति को महिला की प्रतिष्ठा और चरित्र को नुकसान पहुंचाकर और उसकी मॉडेस्टी को खत्म करके ऑब्सीन मैसेजेस, अश्लील संदेश के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वर्ष 2006। लता सिंह एक वयस्क महिला थी। उन्होंने दूसरी जाति के एक व्यक्ति के साथ विवाह में शामिल होने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था। उसके भाई, जो इस विवाह से नाखुश थे, ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि लता का अपहरण कर लिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप उसके पति के परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पश्चात लता सिंह ने एक याचिका दायर की, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल जज अशोक भान और मार्कंडेय काटजू की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने एक वयस्क महिला को किसी भी व्यक्ति के साथ शादी करने या रहने का अधिकार दिया। अदालत ने आगे आदेश दिया कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करे जो अंतर धार्मिक या अंतर जातीय विवाह का फैसला करने वालों के खिलाफ हिंसा करते हैं। माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि जाति व्यवस्था राष्ट्र के लिए अभिशाप है और इसे जितनी जल्दी नष्ट कर दिया जाए उतना अच्छा है। हालांकि देश के कई हिस्सों से परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं कि अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक और युवतियों को हिंसा की धमकी दी जा रही है। हमारी राय में हिंसा या धमकी या उत्पीड़न के लिए ऐसे कार्य पूरी तरह से अवैध हैं और उन्हें करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है तो वह जिससे चाहे शादी कर सकता है। विवाह करने का अधिकार, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। डी वेलुसामी वर्सेस डी पट्टाचेम्मल वर्ष 2010। इस प्रकरण में निर्णय मुख्य रूप से 2 तथ्यों पर आधारित है। पहला, सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस और दूसरा लिव इन रिलेशनशिप पर। याचिकाकर्ता डी वेलुसामी ने अपनी याचिका में बताया कि उसकी शादी वर्ष 1980 में लक्ष्मी से हुई है और उसका एक बेटा है जो ऊटी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट डी पट्टाचेम्मल कोर्ट में मेंटेनेंस सूट फाइल करती है और कहती है कि उसकी शादी वर्ष 1986 में डी वेलुसामी से हुई है और वह घर का खर्चा नहीं चला पा रही है, अतः उसे मेंटेनेंस प्रदान किया जाए। कोर्ट में अपीलकर्ता डी वेलुसामी यह एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है कि उसकी शादी लक्ष्मी से वर्ष 1980 में हुई है और न ही रिस्पोंडेंट डी पट्टाचेम्मल यह एस्टैब्लिश कर पाती है कि उसकी शादी डी वेलुसामी से हुई है, परंतु सुनवाई के दौरान यह एस्टैब्लिश हो जाता है कि डी वेलुसामी डी पट्टाचेम्मल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। कोर्ट कहती है कि इंडिया में यह यूजुअल नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप में एलुमनी दी जाए, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत यदि रिस्पोंडेंट मेंटेनेंस क्लेम कर रही है तो यह विधि सम्मत है और डी वेलुसामी को मेंटेनेंस देना होगा। यदि कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और बाद में वो अलग हो जाते हैं तो इस केस में महिला मेंटेनेंस प्राप्त करने की हकदार है। यदि ऐसे कपल एक लंबी अवधि तक एक साथ एक छत के नीचे रहे हों और समाज के सामने उन्होंने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में पेश किया हो। तो ये थे आज की सीरीज में बताए गए कुछ ऐतिहासिक निर्णय। आगे ऐसे ही अन्य निर्णयों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।